हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील राठौड़ अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद सुनील राठौड़ में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम राजस्थान भूगोल की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का पहला टॉपिक सामान्य परिचय पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, राजस्थान की भौतिक विशेषताएं हम पढ़ें उससे पहले हमारे लिए एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो राजस्थान शब्द हमारे इस भूभाग के लिए पढ़ते हैं, क्या यह राजस्थान शब्द इस क्षेत्र के लिए शुरू से था? क्या राजस्थान का जो मानचित्र है जो हम आज देख पा रहे हैं, क्या ये मानचित्र शुरू से ऐसा था? तो भौतिक विशेषताएं पढ़ने से पहले आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमें इस क्षेत्र का नाम राजस्थान मिला। इस क्षेत्र के लिए विभिन्न व्यक्तियों द्वारा, विभिन्न विद्वानों द्वारा कौन कौन से नामों का प्रयोग किया गया और कैसे राजस्थान के एकीकरण के बाद हमें राजस्थान का एक जो नया मैप है, जो वर्तमान मैप है, ये हमें प्राप्त हुआ था। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक हमारा। हम बात करते हैं राजस्थान के लिए प्रयोग किए जाने वाले कुछ विभिन्न नामों का। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वैदिक काल की। तो वैदिक काल के अंतर्गत राजस्थान के लिए जो भारत का सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, इस ऋग्वेद में राजस्थान के लिए या इस क्षेत्र के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया था। तो संभवतः यह राजस्थान के लिए प्रयोग होने वाला पहला शब्द था। सवाल आपसे पूछा जाएगा, ब्रह्मवर्त शब्द का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। या ऋग्वेद में राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह शब्द हो जाएगा ब्रह्मवर्त। आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक काल, ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द। उसी तरह महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया था। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया था। ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त और वाल्मीकि द्वारा मरुकांतर शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए किया गया था। अब हम बात करते हैं कि जो राजस्थान शब्द है, इस शब्द का प्रथम लिखित उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो देखें, सिरोही जिले के अंतर्गत, सिरोही जिले में एक प्रसिद्ध मंदिर है खीमज माता मंदिर या खीमल माता मंदिर। और इस मंदिर में एक प्रसिद्ध शिलालेख है जिसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। अब कई बार सवाल ये भी आता है कि यह शिलालेख किस काल का है? तो यह शिलालेख 682 विक्रम संवत या 625 ईस्वी सन का है। तो सिरोही जिले के अंदर खीमज माता मंदिर में स्थित इस बसंतगढ़ शिलालेख में एक शब्द मिलता है। वह शब्द है राजस्थानिया द्वितीय। तो यहाँ पर हमें राजस्थान शब्द का पहला लिखित उल्लेख मिलता है। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान शब्द का पहला लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है? यदि ऑप्शन में 4 शिलालेख हैं तो उसका सही आंसर आप बसंतगढ़ शिलालेख करेंगे। 4 जिलों का नाम दिया गया है तो आप उसमें सिरोही जिला से करेंगे। मंदिर का नाम दिया गया है तो आप वहाँ पर खीमज माता मंदिर या खीमल माता मंदिर उसका सही आंसर करेंगे। अब यहाँ पर राजस्थान शब्द का पहला लिखित उल्लेख इस बसंतगढ़ शिलालेख में है। अब राजस्थानी कुछ ग्रंथ हैं, जैसे हम बात करें वीर भाण द्वारा जो रचित राजरूपक है, राजरूपक, और मोहनोत नैणसी द्वारा लिखा गया मोहनोत नैणसीरी ख्यात। तो ऐसे कुछ ग्रंथ हैं जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। तो ये राजस्थानी भाषा के ग्रंथ
जहाँ पर राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। अब हमारे यहाँ पर एक लंबा मुगल काल रहा था और इस मुगल काल में जो मुगलों के इतिहासकार थे, जो मुगल साहित्यकार थे, ये साहित्यकार राजपूत शब्द के बहुवचन के लिए राजपूता शब्द का प्रयोग करते थे। राजपूत शब्द के बहुवचन के लिए राजपूता शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता था और इसके बाद अंग्रेजों ने इस शब्द को बनाया राजपूताना। राजपूताना। अब यहाँ से जो पहला सवाल आता है, यह सवाल आएगा कि राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे। उसके ऑप्शन में अंग्रेज, मुगल, मराठे, यानी इस तरह से आपका जो है 4 ऑप्शन मिलेगा उसमें, और पूछा जाएगा राजपूताना का या राजपूताना शब्द का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो राजपूताना का पहला प्रयोग किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अब बात करते हैं इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। सबसे पहले तो 1800 ईस्वी में व्यक्ति हैं जिनका नाम जॉर्ज थॉमस। तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था और यह प्रयोग हुआ था मौखिक रूप से। मौखिक रूप से प्रयोग हुआ था। अब बात यहाँ ये आती है, यदि इनके द्वारा मौखिक रूप से प्रयोग किया गया है, ये सवाल कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, राजपूताना शब्द का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा। तो बात चल रही थी हमारी कि यदि यहाँ पर जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना शब्द का मौखिक प्रयोग किया गया है तो इसका लिखित प्रयोग करने वाले कौन थे। तो इस शब्द का लिखित प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे, नाम था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन, जिन्होंने 1805 ईस्वी में अपनी एक किताब में इस बात का जिक्र किया था कि जॉर्ज थॉमस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो विलियम फ्रैंकलिन की एक प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो ये पहली किताब है जिसमें हमें राजपूताना शब्द का पहला लिखित उल्लेख मिलता है। अब बात यहाँ पे आती है कि राजपूताना शब्द का मौखिक प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा, राजपूताना शब्द का लिखित प्रयोग विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। अब बात करते हैं हम राजस्थान शब्द की। तो जो राजस्थान शब्द है, इस शब्द का पहला लिखित उल्लेख हमें राजस्थानीय द्वितीय के रूप में बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, लेकिन यहाँ पर यह जो शब्द है यह न तो राजस्थान के लिए है और ना ही यहाँ पर राजस्थान शब्द स्वतंत्र रूप से है। अब बात हम करते हैं कि राजस्थान शब्द का स्वतंत्र प्रयोग कब और किसके द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो राजस्थान शब्द का जो पहला प्रयोग है यह 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा किया गया। कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा किया गया था। कर्नल जेम्स टॉड, जिसको घोड़े वाले बाबा कहते हैं, इनको राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है। इनके कुछ उपनाम घोड़े वाले बाबा या राजस्थान इतिहास का जनक या राजस्थान इतिहास का पितामह। तो कर्नल जेम्स टॉड ने सबसे पहले 1829 ईस्वी में राजस्थान शब्द का स्वतंत्र प्रयोग सबसे पहले किया था। इनकी एक प्रसिद्ध किताब थी, किताब का नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ध्यान देना, महत्वपूर्ण किताब है।
तो द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान वह पहली किताब जिसमें कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द का पहला स्वतंत्र प्रयोग किया था। अब यह जो किताब है, इस किताब का एक और नाम है, वो नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो यह जो नाम लिया गया है यह भी राजस्थान के लिए ही लिया गया है। अब कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द का पहला स्वतंत्र प्रयोग 1829 ईस्वी में किया था। इसी तरह कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए कुछ और शब्दों का भी प्रयोग किया था, जिसमें रजवाड़ा और रायथान ये कुछ शब्द हैं जो उन्होंने राजस्थान के लिए प्रयोग किए थे। अब हम बात करेंगे, यहाँ तक हमने राजस्थान के लिए खूब सारे नाम देखे हैं। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान राजस्थान के या राजस्थान शब्द को कब शामिल किया गया और कैसे हमें इस क्षेत्र के लिए औपचारिक रूप से राजस्थान शब्द प्राप्त हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय राजस्थान कई सारी देसी रियासतों में बटा हुआ था। यहाँ कुछ ठिकाने थे और कुछ उस समय के केंद्र शासित प्रदेश भी थे। तो आज़ादी के बाद इन केंद्र शासित प्रदेशों, ठिकानों और विभिन्न देसी रियासतों का एकीकरण 7 चरणों के अंतर्गत पूर्ण हुआ। अब हम बात करते हैं, आप इन 7 चरणों का पूर्ण वर्णन इतिहास की क्लास में पढ़ेंगे। हम यहाँ बात करते हैं कि इन एकीकरण के चरणों के अंतर्गत राजस्थान शब्द का प्रयोग कब कब किया गया और कैसे किया गया। तो एकीकरण का पहला जो चरण था यह था 18 मार्च 1948 को, जिसमें मत्स्य संघ का गठन हुआ था। मत्स्य संघ। अब यहाँ पर हमें कहीं भी राजस्थान शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। हम बात करते हैं दूसरे चरण की। यह पहला चरण हो गया। दूसरा चरण था 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 यहाँ पर गठन हुआ था पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ। तो राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में पहली बार राजस्थान शब्द को शामिल किया गया था। अब आपके सामने यहाँ पर सवाल बनते हैं। सीधा सवाल यह आएगा कि राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में पहली बार राजस्थान शब्द को शामिल किया गया। तो चरण था दूसरा। कब शामिल किया गया, तो तारीख हो जाएगी 25 मार्च 1948। या कौन से चरण के अंतर्गत शामिल किया गया, तो पूर्वी राजस्थान संघ में पहली बार राजस्थान शब्द को शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चरण की, जो है चौथा चरण। यह होता है 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को यहाँ पर गठन होता है वृहद राजस्थान का। वृहद राजस्थान का, राजस्थान की कुछ बड़ी रियासतों का एकीकरण यहाँ पर होता है। 30 मार्च जो है इसे हम एक विशेष दिवस के रूप में मनाते हैं। कई बार ये एग्जाम में सवाल पूछा भी गया है। हम इसे राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो महत्वपूर्ण सवाल है ये और कई बार इसे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 30 मार्च राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब एकीकरण के चरण चल रहे थे और इसी बीच 26 जनवरी 1950 आप सभी जानते हैं, इस दिन भारत का संविधान लागू किया गया था। भारत गणतंत्र बना था। तो भारत का संविधान लागू होने के साथ ही इसी दिन राजस्थान शब्द को भी औपचारिक मान्यता मिल गई। यानी हमारे क्षेत्र को अब राजस्थान के नाम से ही जाना जाएगा। तो अब आपको यदि सवाल ये पूछा जाए
कि हमारे इस क्षेत्र को राजस्थान नाम कब मिला, तो यह नाम मिला 26 जनवरी 1950। एक बात और महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि यह जो नाम है कौन सी समिति की अनुशंसा पर मिला था, तो वो समिति है पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति। तो इस समिति की अनुशंसा पर हमें राजस्थान नाम 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुआ था। अब इसके बाद बात करते हैं हम एकीकरण के 7वें चरण की, जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को, तो 1 नवंबर 1956 को एकीकरण का 7वां और अंतिम चरण पूर्ण हुआ था। और हम जो राजस्थान का मैप वर्तमान समय में देखते हैं, इस मैप का अस्तित्व भी इसी समय आया था। यानी राजस्थान का ऐसा जो मैप हम देखते हैं, यह मैप कब अस्तित्व में आया, तो 1 नवंबर 1956 को। आपसे यहाँ पर सीधा सवाल पूछा जाएगा, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया, तो उसकी तारीख जो आप बताएंगे वह रहेगी 1 नवंबर 1956, जब एकीकरण का अंतिम चरण पूर्ण हुआ था। अब हमने जो अब तक का सफ़र किया है, उस सफ़र में हमने वैदिक काल से अब तक राजस्थान के लिए खूब सारे नामों का प्रयोग देखा। फिर हमने देखा कि कैसे एकीकरण के विभिन्न चरणों के अंतर्गत राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, और अंतिम चरण के अंतर्गत कैसे हमें राजस्थान का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। तो अब तक के सफ़र में हमने राजस्थान का वर्तमान स्वरूप पा लिया है, और इस क्षेत्र के लिए एक नाम भी हमने प्राप्त किया था। आने वाले दिनों में, आने वाले वीडियोस के अंतर्गत अब हम राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू करेंगे, जिसमें हम उसकी विभिन्न भौतिक विशेषताओं की बात करेंगे। साथियों, उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आने वाले दिनों में और बेहतर कार्य कर सकें। आपकी प्रेरणा से आपके सुझाव हमेशा हमारे लिए आमंत्रित रहेंगे। मैं एक बार फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक मित्रों तक ज़रूर पहुंचाएं। आप भी इसे सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, और आपके महत्वपूर्ण सुझावों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। इसी उम्मीद और आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।